नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल रूपांतरण 100% में। और आज हम 12th क्लास की NCERT का लेसन 1 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और NCERT आपकी जो पहली बुक है उसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। और फर्स्ट पार्ट यानी कि इस बुक में आपके टोटल 4 लेसन है, 4 लेसन है। और आज हम पहला लेसन जो है वो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आपका लेसन। इस लेसन में को वैसे तो 26 पेजेस में ये लेसन है आपका NCERT में, और 27 पेज पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब 26 से 7 पेजेस में बहुत ही वाइडली आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझाया गया है। और लेकिन मैंने इसको और आसान बनाने के लिए कुछ हेडिंग्स जो हैं वो बना दी हैं। इन हेडिंग्स के अंतर्गत अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर हमें ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम किन हेडिंग्स के अंदर इस लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी और इसके पीछे क्या कहानी है। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता का समय जानेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस टाइम पीरियड की है। इसके बाद हड़प्पा में लोगों का जीवन निर्वाह का क्या तरीका था, जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में जानेंगे। जैसे लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, शिल्प उत्पादन, ये सारी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है और ये कितने बड़े क्षेत्र में फैली है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ पारिभाषिक शब्द यानी कि डेफिनेशंस देख लेते हैं, जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होगा संस्कृति, यानी कि कल्चर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हड़प्पा शब्द अभी हम आगे इसके बारे में क्योंकि पढ़ने वाले हैं, तो हड़प्पा के साथ भी संस्कृति शब्द लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। पूरा वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में पाए जाते हैं, संस्कृति कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो पूरा वस्तुएं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है पूरा वस्तुएं। डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है, यानी कि प्राचीन वस्तुएं। तो प्राचीन वस्तुओं का एक ऐसा समूह यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी कि जिनका एक अपना एक अलग स्टाइल होता है और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, एक स्थान विशेष में पाए जाते हैं और एक विशेष टाइम पीरियड के होते हैं, कालखंड में पाए जाते हैं, तो उसको कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्राचीन वस्तुओं का समूह जो एक स्पेशल विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। फिर यहाँ पे पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट जिसको कहा जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के छात्र हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो वह विज्ञानी जो खुदाई व प्राप्त अवशेषों से मानव इतिहास का अध्ययन करता है, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष होते हैं, जो भी हमें फिजिकल एविडेंस मिलते हैं, उनके आधार पर जो है ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसको खोजने का प्रयास करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जल्दी से हड़प्पा सभ्यता की ओर। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की अब तक की सबसे ज्ञात प्राचीन सभ्यता है, यानी कि भारत में अब तक जितनी भी सभ्यता हुई है, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। ज्ञात सभ्यता यानी इससे पहले भी अगर कोई सभ्यता होगी तो अभी तक वो खोजी नहीं जा सकी है। ठीक है, हड़प्पा की खोज से पूर्व यानी कि जब खोज नहीं हुई थी, उससे पहले ये माना जाता था कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री जो शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ, यानी कि गंगा नदी के आसपास जो शहर विकसित हुए थे, कब हुए थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 6th सेंचुरी BC में जो शहर बने थे। माना जाता था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत भी वहीं से हुई है और ऐसा ही सब मानते थे। कब मानते थे ये, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। तो आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज के पीछे की कुछ कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब भारत गुलाम था, ये घटना है 1856 के आसपास की। तो पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था। तो पंजाब क्षेत्र में, यानी कि अभी वाला ये जो पंजाब है, ये इस समय पाकिस्तान में है। तो इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कुछ मज़दूर जो हैं वो एक खंडर से ईंटें उठा कर यहाँ पर ला रहे थे। तो कुछ लोगों का ध्यान गया कि ये ईंटें बिल्कुल ही डिफरेंट शेप की हैं और अलग ही डिज़ाइन की हैं।
तो मज़दूरों से पूछा गया कि ईंटें आप कहाँ से ला रहे हैं, तो मज़दूरों ने बता दिया कि वहाँ पास से लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जाके देखा गया तो पता लगा कि एक खंडर जैसी शेप जो है वो बनी हुई है और यहाँ से मज़दूर ईंटें ला रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा माना गया कि ये कभी प्राचीन समय पर कोई खंडर रहा होगा और अब इसकी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बात वहीं पर दब गई। अब हम आगे चलते हैं। जब भारत गुलाम था तो क्या हुआ कि भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने कनिंघम। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप याद रख कर लीजिएगा। 1871 में बने थे, यानी कि 19वीं शताब्दी में। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के पहले डायरेक्टर थे। तो क्या हुआ, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनकी रुचि थी आरंभिक इतिहास के बारे में जानने की। ठीक है, तो ये पुरातत्व की जानकारियाँ इकट्ठी करने में बहुत ही रुचि रखते थे। और पहले के टाइम में हड़प्पा की पुरा वस्तुएं यानी कि प्राचीन वस्तुएं कभी कभी मिल भी जाती थी खुदाई से, कनिंघम तक पहुंच भी जाती थी, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाते थे कि ये पुरा वस्तुएं कितनी प्राचीन है, यानी कि इनकी प्राचीनता का अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे। और एक बार एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा की मोहर भी दी थी। अब मैं यहाँ पे आपको उस मोहर का चित्र दिखा देती हूँ। इस तरह का, ये आपके NCERT से ही लिया गया है चित्र। इस तरह की मोहर भी दी थी, लेकिन फिर भी कनिंघम इन मोहरों की प्राचीनता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। वो क्यों अंदाज़ा नहीं लगा पाए? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा माना जाता था कि भारत के इतिहास का प्रारंभ जो है वो गंगा की घाटी के साथ हुआ था, और कनिंघम भी ऐसा ही मानते थे कि भारत का जो इतिहास है वो कब शुरू होता है, गंगा की घाटी के आसपास, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और ये जो मोहर है वो उसमें मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब आखिर कब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज इसके काफ़ी बाद हुई, और आगे चलकर 1902 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के नए जनरल डायरेक्टर बने। उनका नाम था जॉन मार्शल, और यही जॉन मार्शल थे जिनके नेतृत्व में, यानी कि जिनकी लीडरशिप में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी, ये पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हड़प्पा में कुछ मोहरें खोद निकाली और हड़प्पा के स्थलों को खोजा। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में, यानी कि मोहनजोदड़ो में सेम उसी तरह की मोहरें जैसे हड़प्पा में मिली थी, वहाँ पर भी खोज निकाली। तो इन खोजों के आधार पर 1924 में जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। और उन्होंने ये नवीन सभ्यता की घोषणा किस आधार पर करी थी? इसी आधार पर करी थी जो 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुहरें प्राप्त की थी। और इस प्रकार एक नई सभ्यता विश्व के सामने प्रस्तुत हुई, और यह सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन थी। तो अब यहाँ से बेटा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि किसके नेतृत्व में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन थे भारत के उस समय? तो जॉन मार्शल थे, नाम इनका याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नामक स्थल पर खोज जो थी वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ये 3 नाम आपको रट लेने हैं, ठीक है। और विश्व के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा जो है वो कब की गई थी? वो 1924 में की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का समय, यानी कि टाइम पीरियड क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी भी जब 12th क्लास का प्रैक्टिकल हुआ था तो स्टूडेंट से पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या बताया? 1921, 1922। अब आप बताइए क्या ये आंसर ठीक है? नहीं, यह आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय 1921 और 1922 में तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी, यानी कि इस सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड ये नहीं है। तो अब हम हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड पढ़ते हैं, यानी कि कितनी प्राचीन सभ्यता थी। तो हमने डेट लाइन में भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व यानी कि 2600 BC से लेकर 1900 ईसा पूर्व यानी कि 1900 BC के बीच जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे आप ये मत समझना कि मैंने डेट उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि 1900 पहले आएगा 2600, ऐसा नहीं। मैंने इससे पहले के वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जब हम BC में डेट लिखते हैं तो वो उल्टा चलती हैं, ठीक है। तो ये है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डेट लाइन भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपके लिए और इजी हो जाए। तो देखिए ये हमारी डेट लाइन है। तो और ये अगर हम इस तरह से देखें तो इसकी खोज कब हुई थी, इस समय पर खोज हुई थी, यानी कि जब भारत गुलाम था, अंग्रेज भारत के अंतर्गत थे। ठीक है, 1921-1922 के आसपास। लेकिन खोज यहाँ पर की गई थी, लेकिन ये सभ्यता कब की थी, यानी कि कितनी पुरानी थी। तो अब हम चले जाते हैं इतिहास में, प्राचीन भारत में, यानी कि पाषाण काल के बाद का समय। पाषाण काल के बाद का समय है ये वाला टाइम पीरियड, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। तो अब देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता से या पहले संस्कृतियाँ अस्तित्व में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के पहले भी लोग रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी जो संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, इन्हें आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, यानी कि अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा को मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा क्यों पड़ा। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसके नाम पर किया गया है। यानी कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक प्लेस पर की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार जो है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, एक तो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि सबसे पहले खोज जो है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा नाम इसका क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता का विस्तार पाया गया है, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरावस्तुएं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जो हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमें मोहरे, सील, मन के बीड्स, बाट, वेट जिन्हें कहा जाता है, तोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, सिक्के, कॉइन्स मिले हैं, मृदु भांड। अब मृदु भांड को अच्छे से आप समझिएगा, मिट्टी के बर्तनों को मृदु भांड कहा जाता है, पोट्री जिसे कहा जाता है। औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं, आभूषण, ज्वेलरी मिली है, पक्की ईंटें यानी कि बेक्ड ब्रिक्स जो है वो यहाँ से हमें मिली है, पत्थर के फलक यानी कि स्टोन ब्लेड्स भी यहाँ से मिले हैं। तो इन सभी वस्तुओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इनसे हमने क्या अंदाज़ा लगाया। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता का स्थान देख लेते हैं, प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ये किस किस स्थान तक फैली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हैं वो अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, और गुजरात के क्षेत्रों से पाए गए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको मानचित्र में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र में विस्तार दिखाया गया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज नंबर 2 जो है उसमें ये मैप बना हुआ है। तो देखिए हड़प्पा के जो प्राचीन सबसे पहले खुदाई हुई थी, प्राचीन 2 शहर खोदे गए थे, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो ये देखिए वर्तमान में ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी जब खुदाई की गई थी, इसकी खोज की गई थी, तो ये भारत का ही हिस्सा थे, क्योंकि भारत का तो बंटवारा 1947 में हुआ था, तो उससे पहले ये भारत का ही अंग थे। अभी देखिए वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर, पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र, भारत में गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। इसके बाद हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र जो है, राजस्थान का भाग, ये पूरा क्षेत्र जो है वो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को दर्शाता है। और मैप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका ये पूरा लेसन हम कर लेंगे इसके बाद में आपको मैप में कैसे भरने हैं ये प्लेसेस, इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का स्थान यानी कि किस किस जगह पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो फैली हुई है। अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के जीवन निर्वाह के क्या तरीके थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके थे जिनसे लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, खेती करते थे, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद पशुपालन का भी वो कार्य करते थे, व्यापार करते थे, शिल्प उत्पादन भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हड़प्पा के बारे में हमें आखिर जानकारी कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि हड़प्पा की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि हड़प्पा से हमें कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिनमें चित्रात्मक लिपि लिखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है। तो जब हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए तो हमने किस तरह से अंदाज़ा लगाया कि वहाँ के लोग खेती करते थे या पशु भी पालते थे, व्यापार करते थे। और ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो आप हमारा अगला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है कि किस तरह से हड़प्पा के लोगों का जो है जीवन निर्वाह का तरीका था। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, दूसरा
किसकी लीडरशिप में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, सबसे पहले कौन से पुरा स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए थे, हड़प्पा से कौन कौन से भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण पड़ा है, और इसी के साथ साथ हमने कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानने का भी प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आगे इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।